दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हम लोग हिंदी वर्णमाला की टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्वर को अच्छे से पढ़ लिया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी छूटे हैं उस पर बातचीत करनी है। आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने हिंदी वर्णमाला का विभाजन सीख लिया है। हिंदी की आदि जननी। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत है। इसका एक क्रम है, हम लोग ध्यान से इसको सीख लेते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, के बाद अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद प्राचीन हिंदी का जन्म हुआ है। प्राचीन हिंदी वर्तमान समय में हम सभी लोग व्याकरण की दृष्टिकोण से मानक हिंदी का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना है हमें, हम लोग किस हिंदी का अध्ययन करते हैं? मानक हिंदी का अध्ययन करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से तीनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आइए बात करते हैं स्वर। जो हमारे 13 स्वर हैं, इनका विभाजन हम एक एक करके सीख चुके हैं। उच्चारण के आधार पर हमने इसका विभाजन कर दिया है। अब जिह्वा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमने सीख लिया है। अब जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये हमें सीखना है। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 विवृत, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत।
जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर का विभाजन 4 भागों में किया गया है। ये हमें याद रखना है। इसमें प्रथम प्रश्न यही कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 4 भाग, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत, ये 4 भाग हैं। विवृत में कौन सा वर्ण आता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवृत में एक स्वर केवल, कौन सा स्वर, एक स्वर, वो है हमारी वर्णमाला का बड़ा आ स्वर। कौन सा स्वर, बड़ा आ स्वर। अगला है अर्ध विवृत स्वर। कौन सा है, अर्ध विवृत स्वर, आई और औ। हमारी हिंदी वर्णमाला में अर्ध विवृत स्वरों की संख्या कितनी है, 2 है, आई और औ। कितनी है, आई और औ। आइए फिर उसके बाद में देखते हैं अर्ध समृत स्वर की संख्या, ये कितनी है। अर्ध समृत स्वर की संख्या कितनी है, तो ये है ए, 2 है, ए और ओ। कितनी है, ए और ओ। समृत स्वर की संख्या कितनी है, तो जो वर्ण अभी हमारे बच रहे हैं उनको हमें समृत स्वर के अंतर्गत रख देना है। ई, ऊ, ऊ, ई, ऊ, ऊ। अब हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। विवृत स्वर की संख्या 1, बड़ा आ। अर्ध विवृत की संख्या 2, आई, औ। अर्ध समृत की संख्या 2, ए, ओ, ए, ओ। समृत की संख्या 4, ई, उ, ऊ, उ, ऊ। वर्णमाला में हमें ये जरूर याद रखना है, संस्कृत, ये क्रम हमको याद रखना है। संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी। वर्तमान समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानक हिंदी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। वर्णमाला में हम स्वर लगभग जो आवश्यक था वो हमने सीख लिया है। अब एक चीज यहां और बचती है, आगत स्वर। आगत स्वर में हमको याद रखना है आ। क्या याद रखना है, आ। इसको मिटाना पड़ेगा। स्वर में परीक्षा के दृष्टिकोण से लगभग चीजें पूर्ण हो चुकी हैं। थोड़ा सा देखना है जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर। जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर स्वर। जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों की संख्या कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो ये 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको कंफ्यूज करने के लिए ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो आ हमारी हिंदी वर्णमाला में प्रथम स्वर अक्षर है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना है हमें। ये इसलिए पहले पढ़ा दे रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है। मध्य स्वर हमारा आ है, इसी को केंद्रीय स्वर कहा जाता है। अग्र स्वर के अंतर्गत ई ए आए, ई ए और आए, इन चार वर्णों को याद रखना है। अग्र स्वर में ई ए आए। अब हमने देख लिया अग्र स्वर के अंतर्गत ई ए आए। मध्य स्वर हमारा हिंदी वर्णमाला में प्रथम स्वर अ है, जो केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। पश्च स्वर के अंतर्गत हमें सीखना है कौन कौन से वर्ण आते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। इन वर्णों को हमें याद रखना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां से प्रश्न पूर्ण संभावना है पूछे जा सकते हैं। अब स्वर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हम लगभग कवर कर चुके हैं। अब हम आइए व्यंजन पर बातचीत करते हैं। व्यंजन वर्णों पर बातचीत करते हैं। स्वर जिनकी संख्या 13 है हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन वर्ण आइए बिना देर किए पहले लिख डालते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ला, वा, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। एक वर्ण और लिख लेते हैं हम यहां, श्र। अब हम इनकी संख्या देख लेते हैं। 5, 5, 5, 5, 5, इनकी संख्या 4, इनकी संख्या 4, ये 3 और ये 1। हमारे हिंदी वर्णमाला में अभी बहुत जल्द में एक वर्ण बढ़ चुका है जिसका चिन्ह पूर्व में इस तरह हम लोग ल लिखते आए हैं। अभी हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। ड़, ढ़, इन दो वर्णों को हमें और सीखना है। इनको हम फटाक से काउंट कर लेते हैं।
प्लस 2 40। इनकी पूर्ण संख्या 40 और 13 स्वर। तो यदि इनको हम जोड़ देते हैं तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 53। ये हमें वर्तमान में याद रखना है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 है। कुल वर्णों की संख्या 53 है। हम अभी तक पढ़ते आए हैं कुल वर्णों की संख्या 52 पढ़ते आए हैं। तो जो हमारा ये एक वर्ण बढ़ा है इसको विशिष्ट वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। यहीं से शुरुआत करते हैं। विशिष्ट वर्ण, ये हमारे ड़ और ढ़, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ड़ और ढ, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये 5 लाइनें जो लिखी हैं क से लेकर म तक, जो क से लेकर म तक, इनको वर्गीय या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय आबलेख स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। अब हमारे पास बच रहे हैं य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। यारा, लावा, इनको हम अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः अस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। फिर आ जाइए श, श, स, हा, शाशा, शाहा। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको हम ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज, छ, त्र, ज, ये 3 वर्ण और श्र, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित व्यंजन कहा जाता है। अब कुल वर्णों का विभाजन हमने व्यंजन के कुल वर्णों का विभाजन कर दिया है। जो द्विगुण व्यंजन है उनको यहां समाहित किया गया है। ठीक है। व्यंजन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। एक चीज हमें यहां और सीख लेना है। वर्गों के जितने भी अंतिम अक्षर हैं इनको पंचमा अक्षर या नासिक व्यंजन कहा जाता है। पंचमा अक्षर या नासिक व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। व्यंजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो पूर्ण हो चुके हैं। इस पर एक वीडियो छोटा सा हम लोग 10 मिनट का और देखेंगे। उसके बाद एक रिवीजन क्लास होगी
जिसमें संपूर्ण वर्णमाला को समाहित किया जाएगा। उच्चारण स्थान के बारे में बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।